बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और कप्तान ने वक्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कप्तान आसाबी जंग के माहिर हैं। और एक ऐसे मरहले पर कि जब इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म की ख़बरें गर्दिश में थीं कि इमरान खान बैक फुट पर चले गए हैं, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद एक बार फिर इमरान खान ने माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों को हैरान कर दिया है। और इमरान खान का अडयाला जेल से आने वाला पैगाम इंतहाई हैरत से देखा जा रहा है। क्या इमरान खान जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी से खौफज़दा हैं? कप्तान के अडयाला जेल से आने वाले पैगाम ने सबको क्यों हैरान कर दिया है? जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी पर इस वक्त कुछ सवालात उठ रहे हैं और उनकी गिरफ़्तारी के बाद इन उठने वाले सवालात के ऊपर इमरान खान के इस ख़तरनाक पैगाम के बाद इस्लामाबाद के सियासी तजिया निगार भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या अगली गिरफ़्तारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हो सकती है या नहीं? इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है? क्या इस वक्त भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बराह रास्त या बिल वास्ता राबते मौजूद हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर नज़र डालने के लिए, अंदर की खबरें आपके सामने रखने के लिए पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड इमरान खान के अडयाला जेल से आने वाले पैगाम ही के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने ना ही साजिश की और ना मैं उनकी गिरफ़्तारी से खौफज़दा हूँ। इमरान खान का ये पैगाम बराह रास्त तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम इस्लामाबाद के तजिया निगार करार दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। अगर मैं डरता होता तो इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का ना कहता, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाए। क्या इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी को मुल्क की तबाही कहा या ओवरऑल जो कुछ पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीने जाने के बाद हो रहा है, ये उसकी जानिब इशारा है? जी हाँ, बिलाशुबा ये उसी की जानिब इशारा है। लेकिन कुछ बड़े एंकर वेले कालम निगार मुलाजम साफ़ी इसको जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से जोड़ना चाह रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने ना ही कोई हमारे साथ मिलकर 9 मई के हवाले से साजिश की और ना मैं उनकी गिरफ़्तारी से खौफज़दा हूँ। मैं तो इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का कह रहा हूँ। मुल्क को बचाएं, फ्रॉड लोगों को ऊपर बिठाकर इदारे तबाह किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हमारी मज़ीद 3 विकटें किसके कहने के ऊपर गिराई हैं? इमरान खान ने इशारा किया दोबारा गिनती वाले केस के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 नशिस्तें गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर छीन ली गईं। इमरान खान ने कहा नया तोशा खाना रेफरेंस भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वो अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। मैं जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी पर बिल्कुल नहीं डर रहा, जैसा कि कुछ बड़े एंकरों ये जो है वो मेरी अपनी राय है इस हवाले से। इमरान खान ने यह बात की कि वो गिरफ़्तारी से नहीं डर रहे, लेकिन इस वक्त इत्तलात ये हैं कि बड़े एंकर वेले कालम निगार मुलाजम साफ़ी जो कि मुसलसल इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस गिरफ़्तारी से खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये इमरान खान का पैगाम है। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं डरता तो मैं ये बात क्यों करता कि इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $5 मिलियन का नुकसान कर दिया गया है। हम पर नवाज शरीफ के इल्ज़ामात की असलियत इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़े हो जाएगी। इमरान खान का कहना था कि चीफ जस्टिस ने हमारी 3 विकटें किसके कहने पर गिराई हैं। हमारे खिलाफ नया तोशा खाना रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। ज़ेरे समात रेफरेंस पर चीफ जस्टिस कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं? हम समझते हैं चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देकर उस जज को वाज़े पैगाम दिया है। इमरान खान ने कहा यह सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। डेफिनेटली ये बात तो फिर बिल्कुल अज़र मिनल शम्स है। रोज़े अव्वल ही से ये बात आया है कि मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अहम तरीन ओहदों पर एक्सटेंशन करके इमरान खान का रास्ता रोकना और इस हाइब्रिड निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे तक चलाना है। इमरान खान ने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी से या किसी और से राब्ते के लिए किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात की जो ये कहा जा रहा है कि जनाब गिरफ्तारियाँ हुई हैं
अडयाला जेल से, और कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान के लिए सहूलतकारी की जा रही थी, उनकी फ़ोन पर बातें कराई जा रही थी। तो इमरान खान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि अडयाला जेल के अंदर तो जैमर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर फ़ोन कैसे चल सकते हैं, और मुझे किसी फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं, बुकला मौजूद हैं, मैं उनके ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। IG जेल खानाजात की खबर के साथ क्या हुआ ये तो कल की वीडियो में हम आपके सामने बता चुके हैं कि ख़ुद उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज़ कर दी घर से चाय पीते हुए, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, और इस गिरफ़्तारी को भी जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के साथ, साबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की गिरफ़्तारी के साथ, अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की गिरफ़्तारी के साथ और इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा था। लेकिन IG जेल खानाजात साबिक उनकी वीडियो आ गई, घर में वो चाय पी रहे थे। यहाँ से वाज़ेह हो सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वड्डे एंकर वेले का नमनगार मुलाज़म साफ़ी अपनी ख्वाहिशात के मबनी के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ख्वाहिशात पर मबनी, और तमाम तर TV चैनल्स पर इमरान खान का बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखा जाता है। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि इमरान खान का वही पैगाम जो उन्होंने गुफ्तगू की साफ़ियों से, जो आपके नाम पैगाम भेजा, वो आप तक पहुँचाया जाए। इमरान खान ने कहा वकला मौजूद हैं, मुझे किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं, मैं वकला के ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ, आर्टिकल भी छुपा सकता हूँ। आर्टिकल छुपाना क्या बड़ी बात है, वकला को पॉइंट्स देकर आर्टिकल छुपा सकता हूँ। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हों, और जुल्फ़ी को इससे मुतल्लिक हदायत भी दे दी हैं। जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, मोबाइल नहीं चलते, पता नहीं ये लोग क्यों घबरा गए हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ लें। नून लीग वाले तो $19.5 अरब का खसारा छोड़ कर गए थे। दूसरी जानिब साकिब नसार को भी बार बार इस मामले के अंदर लाया जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा है जो कि जंग ग्रुप की जानिब से है, जो मुसलसल बड़े अरसे से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जो साबिक चीफ जस्टिस जो थे साकिब नसार, उन्होंने कोई इमरान खान के हवाले से सहूलतकारी की। हालांकि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाने वाले नवाज शरीफ साहब ही थे। साकिब नसार को जो है वो जज बनाने वाले 90 की दहाई के अंदर, साकिब नसार तो नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे। कभी मौका मिला तो एक तफसीली वीडियो इस हवाले से भी आपके सामने रखेंगे। साकिब नसार जब चीफ जस्टिस बने थे तो यही कहा गया था नून लीग की सफ़ों की जानिब से कि जनाब हमारे आदमी आ गए हैं, हमारे बंदे आ गए हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिरी बात है जब पनामा का मामला हुआ। अच्छा, एक और मैं मामला आपके सामने रख दूँ कुछ हक़ाइक़ की दुरुस्तगी के लिए। जनरल फैज़ के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से एक बात की जाती है कि जनाब पनामा केस का जिक्र किया जाता है, धरना का जिक्र किया जाता है, कहा जाता है 2018 के इलेक्शन में जनाब जनरल फैज़ हमीद ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। जनरल नवीद मुख्तार साहब 11 दिसंबर 2016 को उन्हें DGISI अपॉइंट किया गया था। नवीद मुख्तार साहब की मरियम नवाज़ साहिबा से जो है वो रिश्तेदारी भी है, और उस हवाले से तफसीली ख़बरें आ भी चुकी हैं जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और इनसे पहले जनरल रिजवान अख्तर थे DGISI, वो 2014 से 2016 तक रहे। 2016 से लेकर 25 अक्टूबर 2018 तक, यानी दिसंबर 2016 से 25 अक्टूबर 2018, यानी इस दौरान 2018 के इलेक्शन भी हुए, जिनके ऊपर बड़ा सवाल उठाया जाता है जनाब कि जनरल फैज़ हमीद ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सहूलतकारी की थी। तो जनरल नवीद मुख्तार साहब जो कि मरियम नवाज़ के और नवाज शरीफ ख़ानदान के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, वो 2018 के इलेक्शन के अंदर DGISI थे। ये हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट तो 25 अक्टूबर 2018 को हुई, और फिर वो 16 जून 2019 तक रही, जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं। और उनके बाद फिर जनरल फैज़ हमीद वो तो जो है वो 17 जून 2019 को उन्हें इमरान खान ने अपॉइंट किया था, और फिर वो 2021 तक जो रहे। और उसके बाद फिर मौजूदा DGISI जनरल नवीद अंजुम जो कि 20 नवंबर 2021 को अपॉइंट हुए। तो जब 2018 के इलेक्शन हुए उस वक्त DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब थे, और जनरल फैज़ हमीद साहब के आने से पहले तो दरमियान में कुछ अरसा DGISI के तौर पर इमरान खान के शुरू के दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी गुजारा है। तो अब इस बयान को ज़रा देख लें, वो जो कहा जा रहा है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी, वो जो कहा जाता है ना कि अप्रैल 2019 में जनरल फैज़ ने उनसे मुलाकात की थी, और लेकिन उस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त तो जनरल आसिम मुनीर DGISI थे। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों ने कुछ और सवालात भी खड़े किए हैं जो जिनके ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद के जो तजिया निगार हैं वो भी जो है वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े सीनियर तजिया निगार इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त साबिक ISI के कोर्ट मार्शल का जो वक्त है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। सीनियर तरीन तजिया निगार डान ग्रुप के जाहिद हुसैन साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल इस वक्त वो सामना कर रहे हैं, उनके ऊपर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं,
और पहली बार ऐसा हुआ है कि DGISI को गिरफ्तार किया गया, उनका ट्रायल होगा, लेकिन हमें इसके ऊपर बड़ा तजस्सुस है क्योंकि इसके अंदर एक अहम पैगाम है जो इस इक़दाम के ज़रिए देने की कोशिश की गई है। वो अहम पैगाम क्या है? उन्होंने कहा जनाब कि वो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत के दौरान भी जो है शायद सुर्खियों की ज़ीनत रहे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। वो कोर्ट मार्शल का सामना करेंगे और उनके ऊपर जो है वो हाउसिंग स्कीम स्कैंडल के सिलसिले में इल्ज़ामात हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अच्छा, फिर ये भी क्या सराहियाँ हो रही हैं कि जनाब वो 9 मई के मौके में मुलव्वस हैं। तो बहुत से लोगों के नज़दीक उनकी गिरफ्तारी की वजह साबिक़ वज़ीर इमरान खान से उनका करीबी ताल्लुक़ है। ज़ाहिद हुसैन साहब ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी गुमान किया जा रहा है कि ये मुकदमा सियासी नौयत का है का ज़्यादा है और ऐसा सख्त इदारा जाती एहतसाब का मामला नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है। ज़ाहिद हुसैन साहब का जुमला मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें क्योंकि मीडिया के ऊपर नहीं आती, संजीदा नौयत की गुफ्तगू मीडिया के ऊपर नहीं होती, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। ज़ाहिद साहब का खुसूसी तौर पर आर्टिकल डान के अंदर अंग्रेज़ी ज़ुबान में छपा, उसका तर्जुमा आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा ज़्यादा सियासी नौयत का है और ऐसा सख्त इदारा जाती एहतसाब का मामला नहीं जिस तरह बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं जनाब कि इस वक्त हुआ है ये सब कुछ दिलचस्प ये है, ऐसे वक्त में ये पेशरफ्त हुई है जब फ़ौज की सरपरस्ती में जो हुक्मरान ताद है उसके और PTI की जो अपोजिशन है उनके दरमियान डेडलॉक की जो सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और ये जो क्यासराइयाँ हो रही हैं ना कि उनकी जानिब से जो है वो फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने में जो है वो फैज़ अमीर साहब थे, तो इससे न सिर्फ सियासी तनाव बढ़ेगा बल्कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर भी इसके असरात होंगे। और ये कुछ सवालात उठाती है ये जो है जो मौजूदा गिरफ्तारी है कि सियासत में गहरी मुदाखलत है इंटेलिजेंस सरबराहान की जिनकी निगरानी की जानी चाहिए थी। अच्छा, अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरने के दौरान 2017 में उस वक्त ये 2 स्टार जनरल थे, जनरल फैज़ हमीद, उस वक्त इनका नाम जो है वो सामने आया। अच्छा, फिर ये कहा गया कि जनाब इन्होंने जो है वो डील भी कराई है, मुआहदा भी कराया है, बाद में वो केस भी सामने आया। फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर कोई बात नहीं हुई। अभी चंद दिन पहले नून लीग की अपनी बनाई गई कमेटी ने क्लीन चिट दी कि वो तो शायद खान अब्बासी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर डील कर रहे थे। अच्छा, फिर उस वक्त तो जो है वो उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया इस किस्म के सारे काम करने पे। और फिर ये कहा जाता है जनाब के जो है वो 2018 के अंदर सियासी हेरा फेरी में मुलविस थे, लेकिन मैंने आपके सामने रखा कि उस वक्त तो DGISI जो थे वो जनरल नवीद मुख्तार थे। तो क्या ये उनके इल्म में लाए बगैर ये काम कर रहे थे? अगर कोई इख्तियारात के इनके गलत इस्तेमाल थे। और टॉप सिटी स्कैंडल तो 2017 के अंदर आया था। अच्छा, अब सवाल ये है कि इदारा जाती एहतसाब का अमल उस वक्त शुरू नहीं हुआ, 2017 और 2018 के ऊपर के हवाले से इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और उसके बाद में जो है, लेकिन अब जो इनका इदारा जाती एहतसाब जो कह रहे हैं, ये जो टॉप सिटी स्कैंडल कहा जा रहा है, ये तो 2017 में आया था। ज़ाहिद हुसैन साहब ये सवाल कर रहे हैं कि इदारा जाती एहतसाब अगर इतना ज़्यादा मजबूत है और हमें इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र भी होना चाहिए कि जो है वो फोर्सेस के अंदर ये मौजूद है, लेकिन कुछ सवालात उठते हैं कि उसके बाद फिर फैज़ अमीर साहब 3 स्टार जनरल भी बन जाते हैं, फिर वो DGISI भी बन जाते हैं। तो जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का और फ़ौज का जो अंदर का जो एहतसाब का निज़ाम है, क्या वो जो है वो किसी निज़ाम के तहत काम करता है? क्योंकि 2017 का केस है, फिर 3 स्टार जनरल बनते हैं, फिर DGISI बनते हैं। फ़ौज के अंदर भी तो एक सिस्टम काम कर रहा है ना, या सिर्फ वो शख्सियात के गिर्द घूमता है? और आज फिर ये सवालात उठ रहे हैं कि इस वक्त उन्हें सिस्टम ने गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल तो ये पैदा हो रहे हैं कि सिस्टम तो था नहीं अगर 2017 के अंदर वो ये सब कुछ कर रहे थे। सिस्टम ने गिरफ्तार करना होता तो साथ साथ क्यों लगते? इसका मतलब अगर सिस्टम नहीं है तो फिर क्या मौजूदा गिरफ्तारी भी ताकत की वजह से अमल में आई है कि इस वक्त उनका कोई रिफ्ट है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ? ये ज़ाहिद हुसैन साहब ये सारी बातें उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनाब वो क्योंकि इमरान खान उस वक्त जो है वो नहीं चाहते थे वो ये ओहदा छोड़ें, और इमरान खान ने उसकी कुछ वजूहात भी जो है वो बयान की गई। और माजी में भी जो है वो इस तरह से बहुत सारे जो चीफ थे खुफिया एजेंसी के, आप चाहे वो केस असगर खान केस उठा कर देख लें, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कैसे बना था, वो भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर सियासी इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो मुर्तकब पाए गए। लेकिन आज असल में अपोजिशन का दबाव इस कदर संगीन हो चुका है, इमरान खान का दबाव, यानी कि फिर ये सारे काम जो है करना पड़ रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जनाब बहस हो सकती है कि 7 साल तक हाउसिंग स्कैंडल में सबूत होने के बावजूद जनरल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहकीकात का आगाज़ भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ की दौड़ में शिकस्त के बाद उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। अगर उन्हें ये ओहदा मिल जाता तो फिर क्या होता? वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर फैज़ अमीर साहब आर्मी चीफ बन जाते तो फिर क्या ये एहतसाब ना होता? ये तो फिर सारा कुछ दब जाता। ठीक है, ये सारे सवालात ज़ाहिद हुसैन साहब ने उठाए जिन पर कोई भी बात नहीं कर रहा। और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, आपको याद होगा
चंद दिन पहले मैंने इसके ऊपर कुछ नुकात आपके सामने रखे थे, क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ है ना उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब उनकी कुछ ऐसी सरगर्मियाँ थी जिनके अंदर वो मुलव्वस थे। लेकिन वो सरगर्मियाँ क्या थीं रिटायरमेंट के बाद, ज़ाहिद हुसैन साहब ये पूछ रहे हैं ताकि क्या सराहियाँ ख़त्म हों कि मौजूदा आर्मी क़यादत से इख्तलाफात की बुनियाद पर फ़ौज ने जो है वो ये कदम उठाया है और कानून की खिलाफ वर्जी काबिले जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मुसावी बुनियादों पर कानून का इतलाक़ होना चाहिए और एक ऐसे निज़ाम के नतीजे में फैज़ हमीद साहब आए कि जनाब जिसने उन्हें ताकत और इख्तियार दिए। सवाल ये किया जाता है कि फ़ौजी तर्जमान सियासी बयानात क्यों देते हैं और मीडिया नुमाइंदगान को क्यों कहते हैं कि वो मवाद शाया कर सकते हैं या नहीं। और आज भी हम देख रहे हैं कि अवामी निज़ाम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो गलबा है। और चंद दिन पहले आर्मी चीफ साहब ने कहा कि वो जो उनमें पाकिस्तानी नहीं मानते, जो शरीयत और आइन पर यकीन नहीं रखते। तो क्या ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट आइन के मुताबिक सियासत में मुदाखलत से गुरेज करती है? और इस वक्त ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ज़ेर गर्दिश है। और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। सर-ए-दस्त ख्वाजा आसिफ साहब को उनके खिलाफ बयानात देने से भी रोक दिया गया है और इस किस्म की खबरों की नफ़ी की गई है कि ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं होने दी जा रही, नहीं होने जा रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।